जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक पोएम माय मदर एट 66। ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। तो सारी डिटेल्स इस पोएम के मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो बुक में माय मदर एट 66 ये पोएम है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। हम लोग पॉइंट वाइज इसका स्टडी करते हैं। सारे पोएम को मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी डिस्क्राइबिंग हिज कोचिंग जर्नी विथ हिज मदर लास्ट फ्राइडे। एक्चुअली कमला दास जब ये पोएम लिख रही हैं तो उस डेट से पिछला फ्राइडे जो था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहती हैं सी डिस्क्राइबिंग हिज कोचिंग जर्नी विथ हिज मदर लास्ट फ्राइडे। जब वो लास्ट फ्राइडे अपने माँ के साथ कोचिंग के जर्नी पे थी, गाड़ी में जा रही थी, एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। उसकी माँ जो उसके बगल में ही बैठी थी वो भी साथ में जा रही थी। तो उस जर्नी को ना वो बयां करती है कमला दास कि मेरी माँ मेरे बगल में ही थी और हम कोचिंग जा रहे थे लास्ट फ्राइडे को। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखती हैं, समझती हैं। इमोशनल वाली ये पोएम है। क्या देखती समझती है? सी कंपेयर्स हिज मदर विथ कॉप्स एज सी इज 66 ईयर्स ओल्ड। अब एक्चुअली कमला दास की मदर जो है वो 66 एज में है, 66 साल की उम्र में है, और उनकी बॉडी कुछ ऐसी हो गई है कि वो कॉप्स जैसा लग रही है। कॉप्स का मतलब देखो, यहाँ बता देता हूँ। ये कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। जब बॉडी डेड हो जाती है तो उसके रंग रूप अलग हो जाते हैं। लाइक दैट कमला दास मदर इज़ एट 66 एंड सी जस्ट लुक्स लाइक अ कॉप्स के जैसा उसकी बॉडी हो गई थी। जैसे एक मृत शरीर होता है उस तरह से कमला दास की मदर की बॉडी हो गई थी। देखने के बाद वो उस तरह से लग रही थी कि कॉप्स जैसा लग रही थी। तो ये बातें काफ़ी चिंतित कर देती है कमला दास को कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली वो बचपन के दिनों को याद करते हुए, जैसे हम सभी कोई को लगता है कि कभी भी हमारी माँ हमसे दूर ना जाए, तो वही सोचती हुए कमला दास काफ़ी टेंशन में हो रहती हैं और समझने लगती है कि भाई कैसे हमारी माँ हमें छोड़ करके चली जाएगी, चूँकि अब वो उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करती है, गाड़ी जो है उसकी खिड़की के बाहर वो झांकती है। सी वॉचेस ट्रीज रनिंग। तो वो देखती हैं कि बाहर में जो पेड़ हैं वो चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो पेड़ तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन किसी व्हीकल पे आप बैठेंगे, किसी गाड़ी पे बैठेंगे और चलती हुई गाड़ी से आप बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ दौड़ रहे होते हैं। एक्चुअल में वो दौड़ते नहीं हैं। ये सब कमला दास क्यों कर रही है? क्योंकि अपना ध्यान भटकाने के लिए। उनका ध्यान लगा हुआ था उनकी माँ के ऊपर जो 66 ईयर्स में है और देखने में काफ़ी डेड बॉडी जैसा वो लग रही है। तो बहुत ही इमोशनल पोएम है ये, कमला दास यहाँ पे बता रही हैं। और वो क्या देखते हैं? हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट। और देख रहे जो मैरी चिल्ड्रन हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, जो खुशहाल बच्चे हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं, खेलने कूद रहे हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि एयरपोर्ट वो पहुंच जाती है और उस दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होती है। कमला दास कोचिंग जर्नी के बारे में बता रही हैं कि इसी क्रम में जो है सो वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है। लेकिन इमोशनल पोएम, कमला दास अपने आप को अपनी माँ से हटा नहीं पा रही हैं। वो हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। देखो, सी अगेन वॉसेस हिज मदर एंड कंपेयर्स विद द मून वैन एंड पेल। देखो, यहाँ फिर वो कमला दास अपनी माँ की तुलना करती है किससे? मून से अपनी माँ की तुलना करती है। और उनकी बॉडी अब कैसी होगी? वैन एंड पेल, पीला कलर का हो गया। जैसे ऊपर ही बताया था कि कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी।
तो उस तरह से अब लग रहा कि उसकी बॉडी में जान नहीं है और अपनी माँ की तुलना मून से करती है वो कमला दास। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम। एक्चुअल में उनके साथ रियलिटी जो हुए हैं वो बताने का प्रयास कर रही हैं कमला दास। शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड एंड हैज़ फियर ऑफ लिविंग मम। सबों को, जैसे मैंने पहले बताया कि सबों को ये डर होता है कि अपनी माँ को कोई छोड़े नहीं या माँ किसी को छोड़े नहीं। तो जब भी कमला दास अपनी माँ को देखती हैं तो सबसे पहले तो दुखी होती हैं कि चूँकि वो 66 हैं और उनकी बॉडी पेल हो गई है, काफ़ी पीला हो गया है और उसमें लग रहा कि कोई जान नहीं है, बेजान है, कॉप्स जैसा लग रहा है, डेड बॉडी जैसा लग रहा है। तो काफ़ी चिंतित हो जाती है। इमोशनल पॉइंट है कमला दास यहाँ पे बयां कर रही हैं। लेकिन वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसे खिलाया करती हैं या वो अपनी माँ के साथ रहती हैं और यही चीज़ उसे जो है काफ़ी डर पैदा करती है कि मेरी माँ हमसे दूर नहीं जाए, मेरी माँ हमसे जुदा नहीं हो। ये पोएम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद जो आप किसी के साथ रहते हैं उससे विलगाव या अलग रहने का जब होने लगता है टाइम, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दिक्कत लगती है। काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ को झेल नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बचपन से लेकर के काफ़ी ज़्यादा समय तक अपने साथ रहती हैं, लेकिन फाइनली वो चली जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कमला दास यहाँ पे बता रही हैं, समझा रही हैं, है ना। फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। सी सेज वी मीट सून अम्मा। अपने अम्मा को बोलती है लास्ट में, जो लास्ट लाइन है इस पोएम के, कि हम लोग फिर से मिलेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे। एक्चुअली वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना रही हैं और न चाहते हुए भी इस बात को बोल रही कि हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर सी यू अगेन, ये कहती है लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, यही है। तो इस पोएम में हमने देखा कमला दास who is describing his mother as he describes her last journey. She goes to Cochin with her mother. और वो अपनी माँ को देखती है तो सारी चीज़ें वो बयां करती हैं, बताती हैं कि जब वो 66 हो गई हैं तो वो कैसे लग रही हैं। तो इमोशनल पोएम को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स की एक बेहतरीन वर्क अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हम लोग पूरा देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, सारी आपके डाउट्स जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, जॉन कीट्स ने एक वर्क उनका है एंडेमियन का एक पार्ट है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंडेमियन का ही एक पार्ट है। जॉन कीट्स, जिसे आप जानते हैं कि जो एक नेचर पोइट भी हैं और रोमांटिक एरा के पोइट वो रह चुके हैं, यंगेस्ट एमंग द रोमांटिक एरा पोइट। तो जॉन कीट्स जो है ना, यंग और काफ़ी अपना प्रभावशाली छवि रखे हुए हैं रोमांटिक एरा में। तो उनकी इस वर्क को हम लोग देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उनका एक लाइन बहुत ही फेमस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि ये खूबसूरती जो है हमेशा जो है ये हमें खुशियाँ देती हैं, हमें खुशियाँ देती हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट वाइज हमने तैयार किया हुआ है इस पॉइंट को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, आप कह सकते हैं कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी जो है हमेशा हमें खुशियाँ देती है, और ब्यूटी क्या है? खुशियों का सोर्स है, खुशियों का साधन है, सुंदरता। ये ब्यूटी जो है वो खुशियों का सुंदरता है। इट नेवर फेड्स। यहाँ पे जॉन कीट्स जो है वो एकदम क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि ब्यूटी जो है वो कभी डिक्लाइन नहीं होता है,
और ब्यूटी जो है हमें खुशियाँ देती है, सुंदरता हमें खुशी देती है। नेक्स्ट है ब्यूटी प्रोवाइड्स अस प्लेजेंट शेल्टर। और खुशी हमें क्या देती है, ब्यूटी हमें क्या देती है, एक देते हैं प्लेजेंट शेल्टर, जहाँ पे हम बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं। क्वाइट बोअर फॉर अस। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया कि बोअर जो है दोनों साइड, एक इसमें से खूबसूरती की जो है, ब्यूटी की जो है, प्रकृति की जो है वो कल्पना करी गई है। इसको देख करके क्वाइट बोअर फॉर अस, ये हमें ब्यूटी प्रदान करती है ना। नेक्स्ट है ब्यूटी गिव्स अस पीस एंड स्वीट ड्रीम्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जॉन कीट्स ने बताया कि जो ब्यूटी है वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है पीस, शांति देती है, एंड स्वीट ड्रीम्स, और हमें ऐसे सपने देते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। उन सब सपने जो है कहाँ से आते हैं, ब्यूटी से। तो ब्यूटी एक ऐसी प्रकृति का चीज़ है जो हमें खुद शांति देती है और सपने देते हैं, अच्छे प्यारे सपने देते हैं। वी आर बॉर्न टू ब्यूटीज ऑफ द अर्थ। देखो, ब्यूटी के प्रति हम सभी ह्यूमन बींग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, और ब्यूटी जो है हमेशा से हम सभी ह्यूमन बींग्स ब्यूटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, और धरती पे जितनी भी सुंदरता है सब की ओर हम खींचे रहे। तो कभी सुंदरता के माध्यम से सभी को कंबाइन करने की यहाँ पे एक उनकी सोच है, आप कह सकते हैं। तो ब्यूटी जो है ना बहुत रोचक और कॉम्प्रिहेंसिव जो है यहाँ पे जॉन कीट्स ने बताया है कि धरती के सभी सुंदरता के प्रति हम लोग बाउंड हैं, और जो ब्यूटी है वो हमें पीस देती है और स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने देते हैं। अभी क्या हो रहा है, कवि के अनुसार वी लैक ह्यूमन क्वालिटीज़। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई है। अभी जो है वो ह्यूमन बींग्स जो हैं उसमें लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, यानी किसी में मानवता नहीं है, नोबल नेचर भी नहीं है, है ना। वी आर डिसअपॉइंटेड, और सभी ह्यूमन बींग्स कैसा है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश है, सभी निराश हैं, और लोगों में ह्यूमन क्वालिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, जॉन कीट्स यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, आवर लाइफ इज़ ग्लोमी। हमारा जो लाइफ है वह, जब देखो लाइफ में डिसअपॉइंटेड रहेगा तो ग्लोमी हो जाएगा। ग्लोमी का मतलब होता है सैड। हमारा लाइफ जो है सैड हो जाएगा। वी हैव सफरिंग्स एंड पेन्स। अब देखो लाइफ में क्या है, सफरिंग्स है और पेन्स है, दर्द है, दुख है, लाइफ में ऐसा मौजूद है। जॉन कीट्स यहाँ पे बता रहे हैं। पर ब्यूटी वो हमेशा हमें क्या देती है, ब्यूटी पीस देती है और स्वीट ड्रीम्स देते हैं। तो चाहे आपकी लाइफ ग्लोमी हो या आपकी लाइफ में सफरिंग हो या पेन हो, किसी बात की आपको टेंशन नहीं है। यदि सुंदरता, ब्यूटी जो है आपके आसपास हो, आप देखते हैं तो वो आपको खुशियाँ देती है, वहाँ से आप उबर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटी रिमूव्स द कवर ऑफ सैड फीलिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ बताई है कि ब्यूटी जो है हमारे हार्ट से सैड फीलिंग को कवर कर देता है। यानी हार्ट जो होता है वो फीलिंग को समझता है, और हमारे हार्ट से जो सैड फीलिंग है वो ब्यूटी जो है वो हटा देता है, उसको कवर कर देता है। इतनी ताकत है सुंदरता में, यहाँ पे जॉन कीट्स ऐसे बता रहे हैं। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए जॉन कीट्स की इन लाइनों को, कि कितने अच्छे और सरल अंदाज से बता रहे हैं कि ब्यूटी जो है हमारी हमारे को ताकत देती है, और हमें चाहे हम किसी भी सफरिंग्स में हो, ग्लूमी हमारा लाइफ हो, नो मैटर, लेकिन ब्यूटी है तो हमें खुशियाँ ज़रूर देंगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बताए हैं द सन, द मून, द यंग एंड ओल्ड ट्रीज आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। देखो यहाँ पे प्रकृति को भी इन्वॉल्व किया है यहाँ जॉन कीट्स ने, जैसे सूरज हो या चंद्रमा हो, मून, यंग हो और ओल्ड ट्री। यंग ट्री एंड ओल्ड ट्री, द सन एंड मून आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमें यहाँ से खुशियाँ मिलती, कहाँ से, चाहे सूरज हो,
चंदा हो, या जो पेड़ है यानी हरियाली है यानी प्रकृति है, वहाँ से हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो ब्यूटी में इतनी ताकत है कि चाहे आप कभी भी किसी भी सफरिंग्स में हो, लेकिन ब्यूटी आपको खुशियाँ ज़रूर देंगी। डैफोडिल्स फ्लावर्स एंड स्मॉल स्टेम्स आर नेचुरल ब्यूटीज़। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताया कि डैफोडिल्स फ्लावर्स जो होते हैं और स्मॉल स्ट्रीम्स, ये नेचुरल ब्यूटी है। जॉन किट्स यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए विलियम वर्ड्स की कविता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, डैफोडिल्स। तो देखो डैफोडिल्स में उन्होंने डिस्कस किया है, बताया है कि डैफोडिल्स का जो कलर है, वहाँ पे एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बताया है कि जो ब्यूटी है डैफोडिल की, वो हमारे को जो जब भी हम सैड में रहते हैं या हमारा मूड जब सैड रहता है, सैड ही रहता है, तो डैफोडिल फ्लावर क्या करता है कि वो फ्लैश करता है और हमारे को खुशियाँ देती है। लाइक दैट यहाँ पे जॉन किट्स, चूँकि जॉन किट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों सेम एरा के पोइट रह चुके हैं। देखो डैफोडिल फ्लावर और स्मॉल स्ट्रीम्स नेचुरल ब्यूटी है, ये हमारे को ताकत देते हैं और यहाँ से हमें खुशी मिलती है। फूल जो डैफोडिल्स गोल्डन कलर के होते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रोचक होते हैं, प्रकृति के पार्ट्स हैं जिससे कि जो कि नेचुरल ब्यूटी हैं और हमें ताकत देती हैं। देखिए यहाँ पे और बातें यहाँ बताई हैं। मस्क रोजेस ब्लूमिंग इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एंड बुशेस। यहाँ भी प्रकृति को जॉन किट्स ने लाया है। देखो जो मस्क रोजेस होते हैं वो खिलते हैं कहाँ पे, जंगल में, जंगल के बीच में, और बुशेस झाड़ियों में भी वो खिलते हैं और खूबसूरती को दर्शाते हैं, बयां करते हैं। देखिए नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन। नेचर से जो हमें शांति मिलती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है, जैसे एक फाउंटेन होता है उस तरह से। इट पोर्स इनटू आवर हार्ट एन इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। एक वरदान की तरह हमारे हृदय पे राज करता है ब्यूटी। जैसे यहाँ पे जॉन किट्स ने बताया है कि बहुत सारी ब्यूटीज़ को यहाँ पे कंबाइन करके बताया है कि चाहे आप कितना भी टेंशन में हो, आपकी लाइफ ग्लूमी हो, आप में सफरिंग्स हो, पेन्स हो, लेकिन ब्यूटी जो है ना वो आपको रिलीफ देगा, वो आपको वहाँ से उबारेगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप ज़रूर से बताना कि ये आपको पोएम कैसा लगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर अगेन। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पोएम, पूरा विश्लेषण करके समझाऊंगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये कविता जो है लिखी गई है स्टेफन स्पेंडर द्वारा, बहुत ही रोचक कविता। ये उजागर करता है कि कैसे बच्चों का जो है फ्यूचर स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में बनते हैं, संवरते हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ही रोचक ये पोएम मैंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे स्टेफन स्पेंडर ने बताया कि जैसे एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी क्या दशा है स्लम एरिया में। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। तो वहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं या जहाँ एलिमेंट्री स्कूल के बारे में ये बता रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वहाँ पे बच्चों के जो भविष्य निर्माण जो है वो कितना दिक्कत वाली होती है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो दिखने में कैसे लगते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे पॉइंट जो है बताते हैं, समझाते हैं। मैं इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे जो है उनके विचार है एलिमेंट्री स्कूल के लेकर के जो स्लम एरिया में होते हैं। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे लोग अशिक्षित लोग, गरीब लोग इत्यादि रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पे पोएट ने सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। जो रियलिटी है समाज की वो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर ने बताने का प्रयास किया है। देखो चीज़ें बहुत हैं समझाने को। मैंने कुछ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया कुछ पॉइंट के ही माध्यम से। इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके सारे पोएम जो है, पूरा पोएम जो है वो कवर हो जाएगा। देखो
एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो कम्युनल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कम्युनल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी या सोशल इनइक्वलिटीज़ इन सोसाइटी, कि समाज में जो है वो समाज में मतलब जो सांप्रदायिक असमानता होती हैं या सामाजिक असमानता होती है वो बताने का प्रयास करते हैं स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से, कि स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं उनमें असमानता होती है, उनमें सोशल इनइक्वलिटीज़ होती है, उसमें कम्युनल इनइक्वलिटीज़ होती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बच्चे जो है एलिमेंट्री स्कूल में रहते हैं और अपने भविष्य को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री स्कूल एट स्लम। देखो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करें कि जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं स्लम एरिया में, तो वहाँ जो बच्चों की स्थिति होती है वो काफ़ी मेजरेबल होती है, दयनीय होती है, और उन स्थिति को आप देखिएगा तो उनके फ्यूचर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, उनके फ्यूचर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, उनके आँखों में उनके भविष्य जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा जो है यहाँ पे स्पेंडर बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। उनके जो फेस का एक्सप्रेशन है, चेहरे का बनावट है, या उनमें उनके अपने जो पूर्वजों का जो है बीमारियां वो धरे हुए हैं, लिए हुए हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड लगते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्लम एरिया में जो बच्चे हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और उनके जो भविष्य हैं वो एक्चुअल में उनके चेहरे पे, उनके आँखों में उनके भविष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। चलिए, तो स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है स्लम एरिया में बच्चों की। देखिए, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्रूव्ड। तो कभी हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इन बच्चों को जो है किस रूप में देखा जाना चाहिए। वो बताते हैं कि इन बच्चों को ना, इन बच्चों की जो लाइफ है, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है, इन बच्चों की जो लाइफ है, इन छात्राओं की जो लाइफ है, छात्राओं की लाइफ है, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। यानी पहल करते हुए इन बच्चों के प्रति सोसाइटी को और सरकार को जो है सजग रहना चाहिए। उन बच्चों को आंखों में जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उनको निखारना चाहिए, यानी उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। उनकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को जो है दूर करना चाहिए, समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो बच्चों की स्थिति को देख करके ऐसा कवि जो है स्टेफन स्पेंडर बताते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे वो पॉइंट बताते हैं। यहाँ पे और भी बातें डिस्कस कर लें तो देखो, स्लम एरिया के जो क्लासरूम होते हैं वो काफ़ी दिक्कत वाले होते हैं। कचरा है, दीवार काफ़ी रंगीन है, टूटे फूटे हैं, घास उग गए हैं, और तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टनीचे बैठने का सही ढंग नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं। देखो बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। टू बी ट्रेंड इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड सिटीजन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं, नॉट क्रिमिनल्स। देखिए, पॉइंट का सीधा कहना, पॉइंट का जो मैसेज है बहुत ही क्लियरली है यहाँ पे प्रस्तुत। वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को, जिनके फ्यूचर जो है उनके आंखों में, उनके चेहरे से पता नहीं कर सकते हैं, इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए। इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए ताकि ट्रेनिंग से ये बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, गुड सिटीजन बन सकेंगे। और यदि ट्रेनिंग इन लोगों को नहीं मिलेगी तो ये क्रिमिनल बन जाएंगे। कहने का मतलब सीधा है कि इन बच्चों को सुधारने के लिए इन बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, न कि क्रिमिनल। ना कि क्रिमिनल का मतलब ये होगा कि यदि आप ट्रेनिंग इन बच्चों को नहीं मिलेगा तो वो बच्चे जो है क्रिमिनल बन सकते हैं। तो उन बच्चों को अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाने के लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो कवि जो है इस तरह की यहाँ पे अपनी बात को रख रहे हैं सोसाइटी में या समाज में या देश में, है ना। चलिए, बहुत ही रोचक ये पॉइंट। देखो, यहाँ पे सारी दिक्कतें, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इस लाइन को समझने का प्रयास करिए। एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ स्लम एरिया गिव्स अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ स्कूल एज वेल एज स्टूडेंट। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाने का
प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं, स्लम एरिया के जो एलिमेंट्री स्कूल हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के जो एलिमेंट्री स्कूल का सीधा मतलब जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं वो, तो स्लम एरिया के जो स्कूल होते हैं वो जैसे ही आप स्कूल को देखेंगे तो वहाँ एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है, एक संक्षेप में पूरी जानकारी मिल जाती है कि वहाँ के बच्चे जो है कैसे हैं और वहाँ के स्कूल के जो कंडीशन है वो कैसे हैं। जैसे ही स्लम की बात करते हैं तो एक छाप आ जाता है चेहरे पे, मन पे, कि नहीं वहाँ के बच्चों की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली होगी, वहाँ के स्कूल की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली होगी। जैसे पोएम के शुरुआत में ही बताया जाता है कि जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो काफ़ी टूटी हैं, उसमें पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, घास उग गए हैं, इन सारी चीज़ों को वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसके आगे भी वो बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं, किड्स ऑफ स्कूल आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लम एरिया की जो एलिमेंट्री स्कूल है इसमें बच्चों का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। यानी उन बच्चों को आप देखेंगे तो बच्चे आपसे आंखों से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं, उनके चेहरे जो नीचे झुके हुए गाड़े हुए रहते हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं सक पाते हैं बढ़िया से और किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, वो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भीतर से डर और भय रहता है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन उन लोग के अच्छे नहीं होते हैं। और बच्चे देखिए अनहेल्दी बॉडीज़, बच्चों की जो बॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। दिक्कत क्या है कि वो गरीबी से जूझ रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके पूर्वजों की बीमारी उनमें लगी हुई रहती है, उनमें आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो अनहेल्दी बॉडी जो है उन बच्चों के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं और इससे वो अपने फ्यूचर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और देखिए ब्राइट आइज़ टू बी फिल्ड विथ ड्रीम्स। देखिए यहाँ उनके आँखों के जो चमक है ना, आँखों से पता चलता है उनके सपने हैं, लेकिन करना क्या है कि सोसाइटी को, सरकार को उनके सपनों को जो है ना पूरा करना है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके, कोई क्रिमिनल नहीं बन सके, वो देश की सेवा कर सके, अपने समाज की, सोसाइटी की सेवा कर सके, है ना। देखिए डर्टी क्लासरूम, यहाँ पे पॉइंट जो है वो बताते हैं कि क्लासरूम काफ़ी डर्टी होते हैं, दिक्कत वाली होती है, दीवारें जो टूटी रहती है, देखिए मडी वॉल्स, यानी दीवारों पे जो है ना वो कचरा रहता है, दिक्कत होता है, गंदगी रहती है। इन सब के बावजूद भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं स्लम एरिया में, और उन चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पोस्टर्स ऑफ शेक्सपियर, शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे दीवारों में काफ़ी ज़्यादा पोस्टर लगे रहते हैं, और वो पोस्टर होते हैं विलियम शेक्सपियर के, जो बाल्ड होते हैं। बाल्ड मतलब उनके चेहरे पे जो है बाल नहीं होते, और उसके बच्चे जो है वहाँ पे जो ना उसकी तुलना की गई है सूरज की चमक से, सूरज से। तो एक्चुअल में बच्चे शेक्सपियर के बारे में जानते नहीं हैं, वो फ़ोटो लगे हुए हैं वहाँ पे, है ना। एक वैली की तस्वीरें होती हैं और भी सारी तस्वीरें रहती हैं, वर्ल्ड मैप की तस्वीरें रहती हैं। देखिए उन बच्चों को वर्ल्ड मैप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअल में वो अपने खिड़कियों से बाहर जो देखते हैं उनको लगता है वही की दुनिया है। यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि उन बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, घुमाना चाहिए और बाहरी दुनिया को जो है समझाना और बताना चाहिए। तो क्लासरूम में जो वर्ल्ड मैप लगे हुए हैं इसको लेकर के बच्चों को कोई विशेष जानकारी और रुचि उसमें नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पॉइंट समझाते हैं, बताते हैं। देखिए आगे और बताते हैं, दे हैव डिम एंड होपलेस फ्यूचर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, देखिए उन बच्चों के जो फ्यूचर है ना वो डिम है, धुंधला हो गया है, और होपलेस, बिल्कुल कोई आशा नहीं है उनके फ्यूचर को लेकर के, उन्हें कोई आशा नहीं है। उनके फ्यूचर जो है वो डिम हो गए हैं, धुंधला हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, काफ़ी अंधकारमय हो गए हैं, एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर, और उनके फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गए। तो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर बताते हैं कि किस तरह से एक स्लम एरिया के जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे बच्चों की स्थिति और कंडीशन होती है। उन कंडीशन से हमें अपने समाज से, सरकार से और सारी चीज़ों से जो है सो उन्हें अच्छे करने चाहिए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर को देख सकें, उनके फ्यूचर बन सके,
और तो और सबसे बड़ी बात कि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ट्रेनिंग उन्हें देना चाहिए, उन्हें समझाना सिखाना चाहिए। ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो क्रिमिनल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों को के साथ शेयर करिए। चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नई वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पोएम बहुत ही ज़बरदस्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। बहुत ही लाजवाब ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम का हम लोग स्टडी करेंगे, विश्लेषण पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, इसका समरी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी बातें कही हैं वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि रोड साइड स्टैंड होता क्या है। अक्सर आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि जो गांव के लोग रहते हैं वो आते हैं कुछ बेचने के लिए, तो रोड साइड वो लगा देते हैं अपने सामानों को, चाहे फल हो या फिर सब्जियां हो या और भी चीज़ें हो। तो वो रोड पर आकर के रोड के बगल में वो अपने चीज़ों को लगा देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो लिखते भी हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, इस वस्तु का कीमत इतना है, इस वस्तु का कीमत इतना है। तो ये कल्पना करिए, तब आपको इस पोएम को जो है सो समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पे बताया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। जो सिटी ड्वेलर्स का मतलब होता है जो शहरों में रहते हैं, और विलेज लाइफ जो गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताने का प्रयास किया। बहुत ही रोचक। चलो देख लेते हैं। देखो, कंफर्टेबल लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर्स वर्सेस लाइफ ऑफ रूरल पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि देखो, जो शहरों में लोग रहते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, और जो रूरल पीपल होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे दोनों के बीच की जो है तुलना किया गया है, तुलना करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। तो ये चीज़ ये इसका बैकग्राउंड हो गया समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, रोड साइड का लोकेशन क्या है। लोकेशन है एक बिजी रोड है, जहाँ ज़्यादा व्यस्तता रहती है, लोग वहीं जा कर के अपना फल या सब्जियां बेचते हैं ताकि लोग रुक करके ले। रोड साइड स्टैंड में देखो फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, वेजिटेबल भी लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को बेचते हैं। रोड किनारे जो है सो गांव के लोग आकर के इन चीज़ों को बेचते हैं। इवन वो साइन बोर्ड्स भी लगाते हैं जिसमें वो रेट भी लिख देते हैं, रेट भी वो उसमें बताया रहता है उस साइन बोर्ड्स में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस वेजिटेबल का या इस फ्रूट का जो है इतना रेट है, इतना किलो ये है। तो इन सब चीज़ों, ये लोकेशन बताया गया। अब देखो, क्यों लगाते हैं, क्यों गांव के लोग शहर जाते हैं बेचने के लिए। दे वांट टू अर्न, वो पैसा कमाना चाहते हैं। इन लाइफ ए कंफर्टेबल लाइफ, लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। वो चाहते हैं कि जैसे शहरों के लोग रहते हैं उसी तरह से हमारे को भी पैसे मिले, हम भी कमाएं और हम भी अपने लाइफ को कंफर्टेबल आसानी से जिए, आरामदायक से जिए। ये गांव के लोग जो काफ़ी मेहनत करते हैं वो ऐसा सोचते हैं। कभी यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरह से बताते हैं कि दोनों के डिफरेंस क्या है, जो शहरों में लोग रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सिटी ड्वेलर्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सिटी ड्वेलर्स डोंट फोकस ऑन हार्ड वर्किंग पीपल। अक्सर जो शहर में लोग रहते हैं वो गांव में रहने वाले लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है रखे रहते हैं, बोर्ड्स उसमें रेट रखा हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादा कस्टमर जो है उस पर जुटते नहीं हैं, लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती नहीं हैं, सामान नहीं खरीदते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मायूसी हो जाता है उन
गांव वालों के लिए, चूँकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो शहर वाले लोग हैं, शहरों के लोग हैं, वो फोकस नहीं करते हैं गांव के लोगों को। और फोकस तो छोड़ो, तो जो लोकेशन यहाँ पे बताया गया कि रोड किनारे जो है अपनी चीज़ों को रखते हैं, तो जो शहरों के लोग हैं वो फोकस तो छोड़ो, वो उल्टा कंप्लेन प्रशासन को करते हैं, ओनली कंप्लेन अबाउट ब्यूटी। वो सोचते हैं कि ये गांव वाले लोग आ गए हैं, सब्जियां लगा दिए हैं, फल लगा दिए हैं, साइन बोर्ड लगा दिए हैं, ऐसे क्या होगा कि रोड की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी, दिक्कत होगी। तो ये उल्टा प्रशासन से कंप्लेन करते हैं शहर वाले लोग। सोचो किस तरह का मेंटलिटी यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बनाई रखी है, और डिफरेंस बताते हैं किस तरह से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया है उन्होंने कि शहरों के लोग जो है गांव के लोगों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि वो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं। दे हैव डिज़ायर्स। देखो, वो इसलिए शहर आते हैं क्योंकि उन्हें जो है सपने हैं, उनके आँखों में सपने हैं कि वो भी कमाए, वो भी अच्छे जीवन जिए। लाइफ शुड बी इम्प्रूव्ड, नेगलेक्टेड। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं उनके साथ उन्हें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं, उन्हें नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट जो है आप समझ पा रहे होंगे। देखो, द पोएट टेल्स अबाउट देयर शिफ्टिंग टू थिएटर एंड स्टोर्स। अब एक न्यूज़ यहाँ पे बताया जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कि जो गांव के लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जा रहा है, कहाँ पे, थिएटर्स के पास और स्टोर्स के पास, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और उन्हें उनके जो सामान हैं, उनके जो गुडीज़ हैं, उनको वो ख़रीदने के लिए तत्पर रहेंगे, उन्हें वो खरीदेंगे और इससे फ़ायदा होगा जो गांव के लोग हैं उन्हें। ही ऑल्सो टेल्स अबाउट चैरिटी। उन्हें लगता है कि उनको चैरिटी भी मिलेगी, दान भी मिलेगा और उनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा और वो अच्छा जीवन जी सकेंगे गांव के लोग, है ना। चलिए, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा कि जो रोड साइड उनका स्टैंड है, वहाँ पे कारें रुकती हैं। जैसे बताया गया कि जैसे एक कार संख्या एक कार रुकी तो आकर के प्राइस पूछते हैं उनसे कि भाई कितना प्राइस है इन चीज़ों का, लेना नहीं, सिर्फ पूछते हैं। फिर दूसरी कार आती है, वो दूसरी कार जो है वो पूछती कि रोड इधर से टर्न होगा, टर्न लेने के लिए। अक्सर जो लोग वहाँ रहते हैं, जैसे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनकी इच्छाएं जग जाती हैं। उन्हें लगता है कि लोग उतरेंगे और हमारे सामान को खरीदेंगे। फिर तीसरी कार उतरती है तो वहाँ से वो अलग रास्ता लेने के लिए पूछते हैं। फिर चौथी कार रुकती है तो वो गैस के बारे में पूछती है, लेकिन पूछते हैं जो लोग उसमें रहते हैं, लेकिन उनके सामान के बारे में कोई नहीं पूछते हैं। उनके सामान लोगों को चाहिए, उनके सामान बिक्री होगी तो उन्हें लाभ होगा, अपने लाइफ को जी सकेंगे, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे बताया है कि बहुत कम समय में इस पोएम को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ के बारे में बहुत अच्छा चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। देखो, रूरल लाइफ नेग्लेक्टेड बाय द सिटी ड्वेलर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सीधा यहाँ आरोप है सिटी ड्वेलर से। सिटी ड्वेलर्स का मतलब हो गया कि जो शहरों में लोग रहते हैं उनके द्वारा गांव में रहने वाले लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। इवन वो जब रोड साइड स्टैंड अपने सामानों को रखते हैं बेचने के लिए तो उनके सामान भी खरीदते नहीं हैं और उल्टा प्रशासन से उसकी शिकायत करते हैं कि वो जो है शहर की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे डिफरेंस बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा कीपिंग क्वाइट। बहुत ही रोचक ये पोएम है क्लास 12 इंग्लिश बुक में। ये पाब्लो नेरुडा द्वारा लिखी गई है। पाब्लो नेरुडा द्वारा इस पोएम को लिखी गई है कीपिंग क्वाइट। बहुत ही क्लियरली पोइट इस पोएम में बताना चाहते हैं कि कैसे
हम लोग को यूनाइट रहना, कैसे हम लोग को एकजुट रहना, कैसे हमें अशांति नहीं होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा कि कैसे जो है सो इसका समरी आप जाने, इसका स्टोरी को आप जाने, है ना। तो चलिए, चैनल पे आप हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कीपिंग क्वाइट, अब इन पॉइंट्स को जैसे ही समझेंगे इसका थीम जो है पता चल जाएगा। पैब्लो नेरूदा द्वारा इस पोएम को लिखे हैं उन्होंने, पैब्लो नेरूदा ने। देखो, पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, 12 काउंट। यहाँ पे पैब्लो नेरूदा जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा, 12 काउंट करूँगा। ये 12 क्या हो सकते हैं? देखो, आपके घरों में घड़ी होगी तो घड़ी में भी 1 से 12 तक लिखा रहता है, 1 से 12 तक रहता है। या आप मंथ्स को देखेंगे, मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों को देखेंगे तो वहाँ भी 12 महीने होते हैं। तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसे टाइम से रिलेट कर सकते हैं, या फिर सब साल के 12 महीने को रिलेट कर सकते हैं। घड़ी की जो वो 1 से लेकर के 12 हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैब्लो नेरूदा बोलते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा। आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये मंथ्स ऑफ द ईयर हो सकते हैं, चूँकि पूरे साल की बात यहाँ पे हो रही है। कर सकते हैं कि नो लैंग्वेज, कभी यहाँ कहते हैं नो लैंग्वेज, कि हमें लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, हमें लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए और हमें कोई आर्म नहीं होना चाहिए। क्लियरली पॉइंट इस बात को बता देता है कि हमें कोई भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज का बाउंड्री नहीं होना चाहिए, हमें कोई आर्म, हथियार इत्यादि नहीं होना चाहिए। हमें यदि यूनाइट रहना है, एक रहना है, तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा, इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। देखो, नेक्स्ट है वी विल बी टुगेदर। यदि इन चीज़ों को आप करते हैं तो आप बिल्कुल साथ रह सकते हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे, हमें कोई डिवीज़न नहीं होगा, हमें कोई अलगाव नहीं होगा। कब? आप यूँ कहें कि साल के 12 महीने, यानी हर दिन हर समय, यदि इन चीज़ों से हम दूर रहें तो हम एक हो सकते हैं। फिशरमैन की यहाँ बात बोलते हैं, फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स। और यदि फिशरमैन जिनका पैसा है मछली पकड़ना, यदि वो वेल को हार्म नहीं करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स, नो डिस्टर्ब टू एनिमल्स। तो कोई भी यदि हम में से ह्यूमन बींग्स एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम लोग यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे। फिशरमैन यदि वेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे मारेगा नहीं, तो भी हम लोग यूनाइट रहेंगे। तो बड़ी क्लियरली सभी रेफरेंसेस को लेकर के यहाँ पे पैब्लो नेरूदा बताते हैं कि हमें कैसे यूनाइट रहना। नेक्स्ट है सॉल्ट नॉट आउट एंड दे वॉश देयर हैंड। मैं आपको डिटेल स्टडी कराता हूँ। देखिए, जो सॉल्ट बनाने वाले होते हैं, जो कामगार होते हैं, नमक को बनाते हैं, वो कहते हैं कि पैब्लो नेरूदा यहाँ बोल रहे हैं कि वो नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ अपने हाथों को देखेंगे, आकलन करेंगे, अपने हैंड्स को देखेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं कि हमें यूनाइट कैसे रहनी है ना। देखिए, यहाँ पे ग्रीन वार की भी बात बोलते हैं पॉइंट, कि हमें ग्रीन वार भी हम लोग ग्रीन वार लड़ रहे हैं। ग्रीन वार में हम लोग शामिल है, जिसमें कि पीपल जो है वो नेचर से लड़ाई कर रहा है। पीपल फाइट विथ नेचर। पीपल जो है, हम लोग जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से लड़ाई कर रहा है। वार विथ गैस से लड़ाइयाँ हो रही है, नेचर से लड़ाइयाँ हो रही है। कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो इसे नेचर वार जो है यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। तो उनका सीधा स्पष्ट कहना है कि इन सब चीज़ों से हम दूर रहें, इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम लोग यूनाइट, एक कैसे रहेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएं। काउंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 12 काउंट करूँगा और आप सब कोई शांत रहें,
किसी को क्षति, किसी को हानि नहीं पहुंचेगा। ऐसे में सब शांति से रहेंगे। मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पे पॉइंट जो है बताना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग लड़ाइयों में उलझे हुए हैं वो उन लड़ाइयों को छोड़ करके साफ साफ कपड़े पहन लें और एक साथ चलें। यहाँ साथ चले का मतलब हो गया कि दुश्मन और साथी दोनों एक साथ चलें, दोनों एक साथ चलें, दुश्मन और साथी, है ना। तो जैसे युद्ध को छोड़ करके हम लोग साफ साफ कपड़े में चलें और दुश्मन और साथी दोनों एक साथ चलें तो कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। पैब्लो नेरुदा क्लियरली इस बात को बताना चाहते हैं। मस्ट एनालाइज। एक चीज़ और बताते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स को अपने आप का एनालाइज करना चाहिए। हमें जगह पर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वॉन्ट्स नो वार। यहाँ जो पैब्लो नेरुदा हैं जो पॉइंट, उनका स्पष्ट कहना कि वो वार को यानी युद्ध को और डेथ को पसंद नहीं करते हैं। वार और युद्ध से होता क्या है, डेथ होती है और बर्बादी होती है। ये पैब्लो नेरुदा को पसंद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट और कहते हैं द पॉइंट वॉन्ट्स लाइफ मूविंग एंड अचीविंग। यहाँ पैब्लो नेरुदा स्पष्ट कहते हैं कि हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए कि मूविंग लाइफ होना चाहिए, वो कभी रुके नहीं। और अचीविंग, जब लाइफ हमारा रुके नहीं तो हमें कुछ ना कुछ अचीव करते ही रहना चाहिए। अचीविंग, हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्ति करते रहना चाहिए। ऐसा वो लाइफ चाहते हैं पैब्लो नेरुदा कि हमारा लाइफ जो है मूविंग होना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ हासिल करते रहना चाहिए। वी मस्ट चेंज फ्रॉम द वी मस्ट अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, लर्न। वी मस्ट लर्न फ्रॉम द अर्थ। हमें अपनी पृथ्वी से, अपने धरा से, अपने पृथ्वी से सीखना चाहिए जिस पे हम लोग निवास करते हैं, कि हमारी पृथ्वी कैसे चेंज करती है अपने आप को, चाहे मौसम में परिवर्तन हो और उसके वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ उस प्रकृति में बहुत सारे सुधार होते हैं, चेंजेस होते हैं हमारे पृथ्वी पे। मौसम में अलग रूप रंग होता है, फिर जब फूल खिलते हैं तो उस समय का रूप रंग अलग होता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से पॉइंट बताना और सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें अपने अर्थ से, अपने पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें बदलते मौसम के साथ बदलना चाहिए और सीखना चाहिए। लास्ट में पॉइंट कहते हैं, पॉइंट काउंट्स 12 एंड कीप्स क्वाइट। यहाँ कवि फिर से कहते हैं कि मैं 12 काउंट करूँगा, अब बिल्कुल शांत रहें। चाहे वो 12 महीने हो सकते हैं, घड़ी के समय हो सकते हैं। कहने का मतलब सीधा कि हमें बिल्कुल शांत स्वभाव में रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कीप क्वाइट रहना चाहिए और चीज़ों को सीखना समझना चाहिए। हमें अपने पृथ्वी से सीखना समझना चाहिए कि कैसे वो चेंजेस करती हैं, उनमें बदलाव होता है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी बदलाव। कभी यहाँ पे कभी भी वार और डेथ पसंद नहीं करते। वो चाहते कि हमारा लाइफ मूविंग हो, हमेशा चलते रहे और अचीविंग हो, हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहे। तो ये पोएम बहुत बड़ा मैसेज भी देता है कि हमें अपना लाइफ को कैसे जीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर क्लास 12 की इंग्लिश बुक में है, तो बहुत ही रोचक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड्रिन रिच द्वारा ये लिखी गई पोएम है। इन पोएम को हम लोग विस्तारपूर्वक स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आंट जेनिफर्स टाइगर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स, यहाँ पे एक आंट जो है उनका नाम जेनिफर है और टाइगर्स, वो एक एम्ब्रॉयडरी करती है। आंट जेनिफर जो है ना, वो एक आर्ट बनाती है जिसमें टाइगर का पिक्चर बनाती है।
एम्ब्रॉयडरी होता है जो धागे का काम होता है, जिसमें बहुत सारे फूल पत्ती इत्यादि बनाए जाते हैं। तो आंट जेनिफर क्या करती हैं कि उसमें टाइगर्स बनाते हैं। उस टाइगर्स के ही बारे में, उस टाइगर्स यानी उस एम्ब्रॉयडरी के ही माध्यम से वो अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं। आंट जेनिफर जो है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पे महिलाएं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अ वुमेन एक्सप्रेसेस हर डीप फीलिंग थ्रू आर्ट। यहाँ पे एक वुमेन जो है वो किसके लिए आया? आंट जेनिफर के लिए। तो आंट जेनिफर जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं आर्ट के माध्यम से। वो आर्ट क्या है? एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें धागे का काम होता है। और यहाँ पे जेनिफर ने उसी धागे का काम करते हुए अपनी फीलिंग को बताती है, अपनी फीलिंग को, अपनी डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, जो इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया। देखो, सी इज़ फ्रॉम अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। आंट जेनिफर बिलोंग करती है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से, जहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा बोलबाला है। और अपनी फीलिंग को जेनिफर ना कभी जो है, अपनी डीप फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती है ढंग से। वो अपना जो दर्द है, जो दुख है, जो सफरिंग है आंट जेनिफर का, वो कभी शेयर नहीं कर पाती हैं दूसरों से। तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी को यहाँ पे बताया गया है, रिच ने बताया है जो पॉइंट है, और जेनिफर के माध्यम से यहाँ बताया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आंट जेनिफर रहती हैं और अपनी डीप फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, अपनी पेन को, अपनी फीलिंग को कभी बता नहीं पाती हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सी मैक्स पिक्चर्स टू डिस्क्राइब हर फीलिंग। तब उन्हें एक आइडिया आया आंट जेनिफर को कि भाई मैं तो कभी बता नहीं सकती अपनी फीलिंग को मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, अपनी सफरिंग को, अपनी पेन को। तो वो डिसाइड करती हैं कि वो पिक्चर्स बनाएंगी, एम्ब्रॉयडरी करेगी और उसी पिक्चर के माध्यम से अपनी फीलिंग को बताएंगे, अपनी डीप फीलिंग को, अपनी जो डीप फीलिंग है, जो पेन है, सफरिंग है, उसके बारे में उस एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट है, सी डिस्क्राइब्स मोशन। देखो यहाँ पे बताऊँ कि वो एम्ब्रॉयडरी जो करती है, जो पिक्चर बनाती है, वो टाइगर्स की पिक्चर बनाती है। जैसे ये है तो बहुत सारे टाइगर्स यहाँ पे बना देती है, और उस टाइगर के माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि कैसे उन टाइगर्स में मोशन है, कैसे मूवमेंट है, कैसे मैग्निफिसेंट वो टाइगर है और कैसे फियरलेसनेस है। यानी टाइगर के माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि कैसे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं और बिल्कुल अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। लेकिन टाइगर्स क्या हैं? टाइगर्स स्ट्रॉन्ग हैं, फियर नहीं है उनमें और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो उस तरह वो रहना चाहती हैं और टाइगर के जैसा वो रहना चाहती हैं और अपनी फीलिंग को बताती हैं उस चित्रकारी के माध्यम से। टाइगर्स जंपिंग, उनका जो एम्ब्रॉयडरी है, जो पिक्चर है, उसमें टाइगर्स क्या करते हैं? जंपिंग करते हुए दिखाया गया विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ आंट जेनिफर दिखाती हैं कि टाइगर कैसे कॉन्फिडेंस के साथ जंप कर रही हैं, और टाइगर जो है ब्रेव है, तेज़ है, कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है। लेकिन इस आंट जेनिफर में अपनी सोसाइटी में अपनी पेन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ब्रेव नहीं है उस सोसाइटी में। तो उन चित्रकारी के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि कैसे उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए महिलाओं में। नेक्स्ट है, हर फिंगर शोज एवरीथिंग एवरी नीडल्स। देखो यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक्चुअली वो अपने जो मैरिड लाइफ है, आंट जेनिफर अपने मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है। जो अंकल हैं ये आंट जेनिफर के फिंगर्स में जो रिंग्स हैं, वो बताते हैं कि जो उनके लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहीं और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। वो उनके हाथ अभी भी नहीं चल रहा है उस पिक्चर को बनाने में जो टाइगर वाले पिक्चर बना रहे हैं। एवरी का मतलब होता है हाथी के दांत से बने हुए नीडल, एवरी नीडल।
तो उस नीडल को भी अच्छे ढंग से वो नहीं चला पाती। एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं कि कैसे आंट जेनिफर अपने मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनमें मोशन नहीं है, उनमें वो ब्रेवनेस नहीं है ना। तो ये बताना चाहते हैं। अंकल वेडिंग ब्रांड्स बर्डन सर। देखिए अंकल का जो वेडिंग बैंड का मतलब वो रिंग्स बोल सकते हैं। जब से उन दोनों की शादी हुई तो ये कभी कॉन्फिडेंट रही नहीं। कौन? आंट जेनिफर कभी कॉन्फिडेंट नहीं रही। तो अंकल के जो रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालते हैं, यानी मैरिड लाइफ अच्छे नहीं रहे और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ये रही आंट जेनिफर, जिसमें कि मेल का दबदबा ज़्यादा रहा, यानी अंकल का दबदबा ज़्यादा रहा। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये बयां करती हैं। बैड एक्सपीरियंसेस, यानी उस रिंग के माध्यम से जो है आप समझ सकते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे नहीं रहे, काफ़ी बुरा अनुभव रहा, बैड एक्सपीरियंस रहा, है ना। टाइगर्स फ्री, यहाँ उन चित्रकारी से एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से आंट जेनिफर बताना चाहती हैं कि जैसे टाइगर है वैसे मैं रहना चाहती हूँ। मैं किसी के दबदबा में या किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती। जैसे टाइगर फ्री है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, मैं उन टाइगर के जैसा रहना चाहती हूँ। फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस, ब्रेव, सब तरह से मैं रहना चाहती हूँ। बी लाइक टाइगर्स, तो उन टाइगर के जैसा ही मैं रहना चाहती हूँ। आंट जेनिफर यहाँ पे सोचती हैं, अपने फीलिंग को बताती हैं। तो इस पोएम में हमने समझा यही कि आंट जेनिफर कैसे अपने फीलिंग को एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से टाइगर्स का पिक्चर बना करके बताती है। एक्चुअली वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं और जहाँ पे वो अपने डीप फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, जबकि इन चित्रकारी के माध्यम से वो अपनी फीलिंग को चित्रकारी के माध्यम से बताती है कि कैसे टाइगर में मोशन है, फेयरलेस है वो, और स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय।